डॉक्टर श्रीमती रेणुका तिवारी जी ने लिखी एक पुस्तक का लोकार्पण यहाँ पर होगा। मैं व्यासपीठ पर उपस्थित आदरणीय वक्ताओं से विनती करती हूँ कि वे पुस्तक का लोकार्पण करें। अलविदा लाल सलाम इस पुस्तक का नाम है। रेणुका जी का उद्बोधन सुनेंगे। उनका विषय है झारखंड में अर्बन नक्सलवाद। उसके पूर्व उनका परिचय देखते हैं। डॉक्टर श्रीमती रेणुका तिवारी जी आप रांची झारखंड से हैं। रांची सिटीज़न फोरम की उपाध्यक्ष हैं, लेखिका हैं। अर्बन नक्सल पर आपने ये जो पुस्तक लिखी है अलविदा लाल सलाम, ये भारत सरकार के लिए जो नीति निर्माण का कार्य करने वाली नीति आयोग है उसने इस पुस्तक को अपने पुस्तकालय में स्थान दिया है। साथ ही राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र को समर्पित यह पुस्तक निश्चित ही नीति निर्माताओं के लिए सहायता करेगी, ऐसे शब्दों में गौरवान्वित भी किया है। मैं श्रीमती रेणुका जी से विनती करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम इस सभा कक्ष में मौजूद हिंदू धर्म के इस विशाल स्वरूप को मैं हृदय से नमन करती हूँ। यहाँ पर जो संत समाज के और विद्वत समाज के लोग जो उपस्थित हैं इस विशाल हिंदू महोत्सव में, मेरा उनको भी नमन है। मेरा जो विषय है झारखंड में अर्बन नक्सलवाद। अभी पिछले 2 दिनों के सत्र में आप सारे लोग ये शब्द सुन रहे हैं, अर्बन नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलवाद, या हिंदी में कहें तो शहरी नक्सलवाद। नक्सलवाद के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। इतने सालों से भारतीय सरकार की सारी व्यवस्था को उन्होंने छिन्न भिन्न कर डाला है। अपनी हिंसात्मक गतिविधियों से देश के करीब 18 राज्यों के 150 जिलों में वो तांडव मचाते रहे हैं। इनसे निपटने की बहुत सारी रणनीति बनाई गई, पर 2014 तक नक्सली इस देश में हिंसा का खुला तांडव कर रहे थे। उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। 2014 में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ, दिल्ली में भाजपा की सरकार आई, तब उन्होंने इस पर एक विशेष नीति बनाई और उसके तहत नक्सलवाद के खात्मे की तरफ हर राज्य केंद्र सरकार के सहयोग से बढ़ने लगे। पर नक्सली तो ये थे, इनसे हम निपट भी रहे थे, हमारे पास नीति भी थी, पर इसके समानांतर एक और नक्सलवाद पनप रहा था जिसको कहते हैं शहरी नक्सलवाद। और ये वो नक्सली नहीं थे जिनके हाथ में हथियार थे, ये वो नक्सली हैं जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, पर उनके हाथ में जो हथियार है वो प्रचार और प्रसार का है। उनके हाथ में लेखन की ताकत है, उनके पास मीडिया से निपटने की ताकत है, उनमें जो दूर दराज जंगलों में जो नक्सलबंदी कर रहे हैं उसको समर्थन करने की ताकत है। पर ये अर्बन नक्सलवाद शब्द आया कैसे, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? बस 2 लाइन में हम ये बताना चाहेंगे। 2004 में विभिन्न वामपंथी दलों की एकता हुई, वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में इकट्ठे हुए और 2004 में ही उन्होंने एक नीति पत्र, एक घोषणा पत्र अपना जारी किया, जिसकी मुख्य बात ये थी कि जो जंगल में नक्सलवाद है उसको समर्थन चाहिए था राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर और प्रचार और प्रसार के स्तर पर भी। उस डॉक्यूमेंट में ये कहा गया था कि अब हमें शहरों में नेतृत्व ढूंढना है, शहर में जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें अपनी पैठ बनानी है। बुद्धिजीवी वर्ग वकील, प्राध्यापक, छात्र, महिला और
दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। ये 2004 में ये डॉक्यूमेंट आया था। 2004 के बाद में इसी रणनीति पर उन्होंने काम करना शुरू किया और उसमें काफ़ी हद तक सफल हुए। तो अर्बन नक्सली वो है जो शहरों में रहकर अपने लेखन और प्रचार के माध्यम से जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं उनको समर्थन करते हैं, जो कानून है जो उनके मन मुताबिक नहीं होते हैं उसका विरोध करवाते हैं, करते हैं, और इस तरह से भारत की धर्म और संस्कृति पर वो आघात कर रहे हैं। जितनी सारी देश विरोधी गतिविधियां हैं, जो संगठन है उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं, पर इन पर जल्दी से कोई हाथ नहीं लगा पाता, क्योंकि ये इनके हाथ में जो हथियार है वो दूसरे किस्म का है। ये अदृश्य दुश्मन है हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश की संस्कृति के लिए और हमारे धर्म के लिए। अगर हम झारखंड में नक्सलवाद की बात करें तो झारखंड में अर्बन नक्सलवाद की शुरुआत 2017 में नहीं हुई। ये शुरुआत हुई जब से झारखंड का जन्म हुआ, यानी 2001 में। उस समय भी ईसाई मिशनरियां जो उस क्षेत्र में धर्मांतरण के कार्य में जुटी हुई हैं बड़े पैमाने पर, उसी समय से उन्होंने जो शहर में मौजूद वामपंथी विचारक थे, लेखक थे, पत्रकार थे, उनके सहयोग से बहुत बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं का विरोध करना शुरू करवाया, जिसमें कई सारी परियोजनाएं बंद हो गई। जिसमें कोयल कारो प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी परियोजना थी, अगर वो लग जाती तो उस क्षेत्र का विकास होता, और वो आदिवासी बहुल क्षेत्र में लगने वाला था जहां धर्मांतरण सबसे अधिक था। उसी तरह से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से थी, उसका भी विरोध करके इन अर्बन नक्सलियों ने उसको बंद करवा दिया। कारण क्या था कि ये अर्बन नक्सली झारखंड में जो है वो ईसाई मिशनरियों द्वारा समर्थित हैं। ईसाई मिशनरियों का उन्हें खासा समर्थन प्राप्त है, वो पैसे भी खर्च कर रही है, उनको साधन भी मुहैया करवा रही है, और उसके बाद ये सारे अर्बन नक्सली संगठन विभिन्न शहरों में जो समर्थक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उनको लेकर वो कार्य कर रही है। चाहे वो एनजीओ है, चाहे दूसरे कोई संगठन है, वो उसको लेकर के कोई भी काम, विकास परियोजनाओं का विरोध हो, हिंदू समर्थक किसी कानून का विरोध हो, कोई घटना हो जिसको बढ़ा चढ़ा के करना है, ये सारे वहां पर मौजूद अर्बन नक्सली कर रहे हैं। 2017 में जब महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में जब वो षड्यंत्र का खुलासा हुआ, जिसमें अर्बन नक्सली, पूरे देश के अर्बन नक्सली मिलके सरकार और मोदी जी के विरोध में षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी हत्याएं करने की योजना बना रहे थे, उस समय झारखंड का अर्बन नक्सली कनेक्शन सामने आया। कैसे आया? वहाँ पर एक स्वामी हुआ करते थे, फादर स्टेन स्वामी, जिन्होंने ईसाई मिशनरियों को पूरी तरह से तैयार किया कैसे हिंदू कानूनों का विरोध किया जाए। उनका बगीचा नाम का जो सेंटर था वो रांची में है, वहाँ पर वो जो केंद्र था वो सिर्फ देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र था। 2017 में भीमा कोरेगांव वो आया सामने, फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया गया। साथ साथ वहाँ की एक महिला एक्टिविस्ट है दयामणि बारला, उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये दो चेहरे सामने आए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे चेहरे बेनकाब होना वहाँ बाकी है। अभी भी आप देखिए, उस घटना के बाद में आदिवासियों ने फादर स्टेन स्वामी को एक शहीद के तौर पर पेश किया जब उनकी मृत्यु हो गई, और तमाम तरह के दुष्प्रचार किए गए कि फादर स्टेन स्वामी को वहाँ जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि वो शुरू से बीमार थे। फादर स्टेन स्वामी आज की तारीख में, आज के दिनों में जो अर्बन नक्सली बैठे हैं हमारे शहरों में झारखंड के, उनके लिए वो एक शहीद का दर्जा रखते हैं। और ये इस चुनाव में भी, झारखंड में अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी फादर स्टेन स्वामी को लेकर एक बड़ा सा नैरेटिव गढ़ा गया। फादर स्टेन स्वामी एक शहीद हैं और वो आदिवासियों का काम करते थे, इसलिए सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया। दूसरा नैरेटिव ये गढ़ा गया, जो अर्बन नक्सली थे, उन्होंने कहा कि जो अभी हमारे तत्कालीन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो विभिन्न घोटालों के आरोप में जेल में बैठे हैं, उनके लिए भी ये पूरे संगठन एक हुए, चाहे वो मीडिया हो चाहे संगठन हो, हर तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया और इस चुनाव में ये खुल के सामने आया कि अर्बन नक्सली किस तरह समर्थन करते हैं। उन्होंने हेमंत सोरेन को भी आदिवासियों के हित में शहीद होने वाला एक बहादुर योद्धा बताया। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, आपके सामने सारे प्रमाण हैं कि उसने गलत किया। चाहे फादर स्टेन स्वामी हो, वो देश विरोधी गतिविधि में संलग्न थे, और हेमंत सोरेन जो इतना सारा घोटाला करके जेल में गए हैं, उनको भी आप शहीद बोल रहे हैं। और एकमात्र यही कारण है कि झारखंड में जो 5 आरक्षित सीटें थी जनजाति के लिए, वहां पर बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, सिर्फ इसी अर्बन नक्सली संगठनों के कारण। आप ये देखिए झारखंड में क्या हो रहा है। जमशेदपुर में एक इरफान नाम का चोर रहता है जो चोरी करने जाता है, और उसको ग्रामीण वहाँ पर पीट पीट के मार देते हैं, और उसको मॉब लिंचिंग का शिकार बताया जाता है, उसको शहीद बताया जाता है। और दिल्ली में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार के मंत्री वहाँ आते हैं और उसको 5 लाख से 7 लाख की 10 लाख मुआवजा दे के जाते हैं। वो कर क्या रहे हैं? और ये आम आदमी नहीं कर रहा है, जो बुद्धिजीवी हैं वही वर्ग कर रहा है, वही लिख रहा है, पढ़ रहा है, जितने भी गलत तथ्य हैं उनको पेश कर रहा है। और यही कारण है कि झारखंड आज एक विस्फोटक स्थिति में है, क्योंकि वहाँ जो वर्तमान सरकार है उसके राज्य में खुलकर मुस्लिम संगठन और ईसाई मिशनरियाँ खेल रही हैं। पिछली सरकार रघुवर दास की भाजपा सरकार ने जितने सारे हिंदू समर्थक कानून बनाए थे, अब उन कानूनों को बक्से में रख दिया गया है। चाहे वो धर्मांतरण संबंधी कानून हो या फिर मॉब लिंचिंग संबंधी कानून हो, अब हेमंत सोरेन जो अभी इंडी गवर्नमेंट सरकार है वहाँ पर ये सारे कानून रख दिए गए हैं। और अभी जितने भी हमारे झारखंड के शहर में अगर आप देखें तो ये अर्बन नक्सलियों का एक समूह है जो अपने हिसाब से तथ्यों को पेश करता है, उन तथ्यों को दिल्ली तक बढ़ाता है, उनको विदेशों तक बढ़ाता है, और यहाँ के लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका उदाहरण देखिए, संथाल परगना हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो बांग्लादेश से सटा हुआ है। वहाँ पर जम के जो आदिवासी पहाड़िया जनजाति है, एक टाइप कम्युनिटी है पहाड़िया आदिवासी, उनकी जनसंख्या आज की तारीख में सबसे कम हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर धर्मांतरण, लैंड जिहाद, लव जिहाद जम के हो रहा है। ये पहले नहीं था, रघुवर दास सरकार ने इस पर रोक लगाया था, लेकिन अभी जो हेमंत सरकार है वो यहाँ के अर्बन नक्सली समूहों के सहयोग से उस पूरे प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। हिंदूवादी संगठन वहाँ पर आवाज़ लगा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। और वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ये हिंदूवादी संगठनों का दुष्प्रचार है, यहाँ पर ऐसा कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ना लैंड जिहाद है। जबकि मेरा ये दावा है कि अगर वहाँ पर किसी तरह का एक शोध कार्य किया जाए जिसमें वहाँ का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहाँ पर आदिवासी अल्पसंख्यक रह गए हैं और जो मुस्लिम समुदाय है उनका वर्चस्व वहाँ पर बढ़ गया है, कम से कम 2-3 जिलों में, पाकुड़, गोड्डा, राजमहल में, और इसको गंभीरता से देखे जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर काफ़ी सारे संगठन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि झारखंड की इस स्थिति को भी देखें। कम से कम संथाल परगना में जो हो रहा है उसकी ओर तो ज़रूर यहाँ के सारे लोग का ध्यान जाना चाहिए। अगर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो वो किया जाना चाहिए। और अर्बन नक्सलिज्म का जो नेटवर्क फैला हुआ है उसके फैलाव को रोकने के लिए भी हमारे अपने स्तर से भी प्रयास किया जाना चाहिए, जिसमें सबसे पहला हम लेना चाहेंगे सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर आप देखेंगे यूट्यूब में, जो ईसाई मिशनरी समर्थित यूट्यूबर हैं उनकी बाढ़ आ गई है। उसके जवाब में हमारे पास कोई नहीं है, हम वहाँ पर मतलब शून्यता की स्थिति है। 1-2 चैनल हैं भी तो वो वैसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं जैसा ईसाई समर्थित जो यूट्यूबर कर रहे हैं। इसी लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिए,
सारे ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने हर जिले में अपने यूट्यूबर को सक्रिय कर दिया था। आप देख सकते हैं, अगर कोई झारखंड बिहार के हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब में कि उन्होंने किस तरह का दुष्प्रचार इस चुनाव में किया कि आदिवासी ये समझने लगे कि सरकार जो है संविधान विरोधी है और अब तक उनके लिए जो कार्य किया गया है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर ये सरकार सत्ता में आई तो हमें आरक्षण से वंचित कर देगी, हमें सारी सुविधाओं से वंचित कर देगी, और ये पूरा प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया। और वहाँ पर हमारा कोई भी आदमी नहीं था। तो ईसाई मिशनरी करती कैसे हैं? उन लोगों ने हर चर्च में, हर संस्था में अपने लोगों के लिए सोशल मीडिया में कैसे लिखे, अखबारों में कैसे प्रेस विज्ञप्ति छपवाएं, इस तरह की प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और उसका नतीजा है कि हर जिला ही नहीं, ब्लॉक प्रखंड स्तर पर भी उनके यूट्यूबर तैयार हैं जो सोशल मीडिया पर अपने जितने तरह के दुष्प्रचार वो कर सकते हैं। तत्कालीन मामला डीलिस्टिंग का है। डीलिस्टिंग एक झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पर ईसाई मिशनरियों ने दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का पूरी तरह से ईसाईकरण कर दिया है, और वो एक तरह से मणिपुर वाली स्थिति वहाँ पर होने वाली है। वहाँ पर जो बचे कुचे जो सरना धर्मावलंबी हैं, जिन्होंने आदिवासी धर्म को अपना के, जो मूल आदिवासी हैं, उन लोगों ने एक अभियान शुरू किया डीलिस्टिंग का। यानी अगर आपको ईसाईकरण का विरोध करना है तो डीलिस्टिंग का समर्थन करना चाहिए। ऐसे लोग जो ईसाई बन चुके हैं उनको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, उनको उस लिस्ट से निकाल दिया जाए, और ये बहुत उचित मांग है। इसका समर्थन हर स्तर पर किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सम्मेलन का, आदिवासियों का जो डीलिस्टिंग अभियान चल रहा है, उसका पुरजोर समर्थन होना चाहिए, क्योंकि यही एक उपाय है कि जहाँ जहाँ धर्मांतरण हो रहा है उसको हम लोग रोक सकेंगे। डीलिस्टिंग का मामला ये है कि इतना उचित मुद्दा है, पर वहाँ पर भी इसको समर्थन देने वाला अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो कोई भी नज़र नहीं आता है। लेकिन डीलिस्टिंग के विरोध में जो ईसाई समर्थित यूट्यूबर हैं, आप देखिए उनके खिलाफ में कितना कुछ लिख रहे हैं कि ये बंटवारा हो रहा है तो आदिवासियों के खिलाफ लिखा जा रहा है, आदिवासियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ये उनको बांटा जा रहा है। ये ईसाई मिशनरियों का प्रचार है। और वैसे ईसाई मिशनरी हैं जो अर्बन नक्सली कहे जा सकते हैं, जिनकी मीडिया में भी पैठ है, और जो लेखक भी हैं, जो विचारक भी हैं। तो अर्बन नक्सलिज्म का एक बहुत भयानक रूप है, जो झारखंड में तो है ही, बाकी सारे राज्यों में भी है। और हमें इसका मुकाबला करने के लिए प्रचार प्रसार के स्तर पर अपना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, खासकर झारखंड की स्थिति में। अगर हम देखें तो जो भी मुद्दे होते हैं उनको उठाने के लिए हमारे स्तर से भी लोगों को यूट्यूब, सोशल मीडिया, इस तरह के जो साधन है हमारे पास में, उसके लिए उनको तैयार किया जाना चाहिए। और जो हिंदूवादी संगठन है वो प्रखंड स्तर नहीं, गांव स्तर पर भी इस तरह के सूचना दाताओं को तैयार करें, ताकि जो अर्बन नक्सलिज्म जो एक उनका नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया जा सके। पत्रकारिता में हो, चाहे वकील समुदाय में हो, चाहे वो छात्र वर्ग में हो, सारे जगहों पर इस तरह का काम करने की ज़रूरत है, ताकि जो वो एक झूठा वातावरण बना रहे हैं विकास का, बर्बादी का, धर्मांतरण का, उसको बेनकाब किया जा सके। बस इतना कह के मैं आप लोगों से डॉक्टर रेणुका जी ने हमारे सामने जो वक्तव्य रखा उससे हमें यह ज्ञात हुआ कि पहले नक्सलवादी यानी जंगल में रहने वाले शस्त्रधारी ऐसा चित्र हमारे सामने आता था, लेकिन अब वास्तविकता यह है कि नक्सलवादी केवल जंगल में ही नहीं रह रहे, तो वो शहरों में भी है, हमारे आजू बाजू में है। जंगल में रहने वाले नक्सलवादी सामने से तो प्रहार करते हैं, लेकिन अर्बन नक्सलवाद आज अदृश्य रूप से हमारे युवकों के बुद्धि पर ही आघात करते हैं। कोरेगांव भीमा के दंगे में जो पकड़े गए फादर थे स्टैन स्वामी, उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें शहीद के रूप में सामने लाया गया था, लेकिन अर्बन नक्सलवाद इसके संदर्भ में डॉक्टर तिवारी जी ने
अभी हमारे सामने पूरी स्पष्टता से सभी वक्तव्य रखकर हम सबको जागरूक किया है। हम आपका आभार प्रकट करते हैं।